रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. We, the Group 1, are here to present a small skit to make you familiar with PHP and connectivity of PHP with database. So here, first we introduce you with our character. So, I Ashuta Soni playing the role of PHP. I, Sonam Patel, playing the role of variable and data types, which are the building blocks of PHP. Hello, I Komal. I'm going to act as constants, expression, and operators. I am Aparna Mishra playing role of looping and condition statement in PHP. As you all know, it is one of the backbone of programming language. I Ankita Prajapati. I playing role of MySQL. So, let's start. हेलो एवरीवन, मैं हूँ PHP. PHP मेरा निकनेम है और मेरा पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर. सो मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक स्मॉल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था जो कि इवॉल्व हुआ था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिसने मतलब फाउंड करा था कि PHP जो है वो कितना यूजफुल है और हो सकता है. रैशमस लैरड्रॉफ जो है उन्होंने मुझे एक्सपेंड करा था मेरे फर्स्ट वर्जन को, जो कि आया था 1994 में. तो जैसा कि अब आप मेरा पूरा नाम तो जान चुके हैं, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, मैं एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हूँ. मेरी जो स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब मेरे जो कोड्स हैं, वो एक सर्वर पर एग्जीक्यूट करे जाते हैं. बेसिकली मुझे ज़्यादातर लोग वैम सर्वर या फिर जैम सर्वर पर ही रन करते हैं क्योंकि मैं फ्री टू डाउनलोड हूँ और मुझे इजीली एक्सेस भी किया जा सकता है. मेरी जो फाइल्स हैं वो सिर्फ PHP कोड तक ही लिमिटेड नहीं होती. मेरे अंदर आप लोग HTML का भी यूज़ कर सकते हैं, CSS का भी यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं मेरे कोड को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए. जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, मेरे कोड को सर्वर पर एग्जीक्यूट करा जाता है और मेरा जो रिजल्ट होता है वो एक्चुअली एक HTML की ही तरह ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है. लेकिन आप लोग मुझे पहचानेंगे कैसे? तो मुझे पहचानने का एक तरीका है, वो है मेरा एक्सटेंशन, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि मैं एक PHP फाइल हूँ, मतलब जो एक कोड है वो एक PHP फाइल है या नहीं. तो वो एक्सटेंशन है .php. PHP हम तुम्हारा यूज क्यों करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा तुमने. MySQL, मैं एक डायनामिक पेज कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ और मैं इसके साथ ही साथ सर्वर पर फाइल्स को ओपन कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, रीड, राइट, डिलीट, क्लोज, जितने भी आप वर्क करना चाहते हैं वो सारे मुझ पर पॉसिबल होते हैं. मैं एक फॉर्म के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर सकता हूँ और तो और मैं कुकीज को सेंड और रिसीव भी कर सकता हूँ. अब बात आई MySQL तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपने PHP को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरी कनेक्टिविटी तुम्हारे साथ की जाए तो काफ़ी लोगों को ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि डेटाबेस में मैं फिर अपने कोड के थ्रू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ. और अगर कोई यूज़र एक्सेस कंट्रोल देना चाहता है तो वो भी मेरे थ्रू पॉसिबल है. मैं सिर्फ HTML के आउटपुट तक ही लिमिटेड नहीं हूँ. मुझे आप एक इमेज की तरह भी आउटपुट में शो कर सकते हैं, PDF फाइल में भी कर सकते हैं और इवन फ्लैश मूवीज में भी मेरा यूज़ होता है. और मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रन होता हूँ, जैसे विंडोज़, लिनक्स. सो आपको फिक्र करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. और मुझे डाउनलोड करना भी एकदम फ्री है, तो ऑब्वियसली लोग तो मेरा यूज़ करेंगे ही करेंगे. इवन जो मेरे नए वर्जन है PHP 7, वो ज़्यादा फास्टर है मेरे दूसरे पुराने वर्जनों से, जैसे कि एग्जाम्पल PHP 5.6. उसके बाद
मेरे जो PHP 7 में काफी इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं। पहले थोड़ा एरर हैंडलिंग होने में दिक्कत होती थी मुझ में, लेकिन अब ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। और इवन मैं अब बहुत सारे नए ऑपरेटर्स को भी सपोर्ट करता हूँ, जैसे कि स्पेसशिप ऑपरेटर, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा। तो यही था मेरा एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं अधूरा हूँ बिल्डिंग ब्लॉक्स के बिना, तो वो अब मेरे पार्ट्स आपको बताएंगे। जैसा पीएचपी ने अपने बारे में बताया कि वो यूजफुल है बहुत, लेकिन ये यूजफुल मेरे कारण है। मैं हूँ वेरिएबल और डेटा टाइप्स, जिसके बिना पीएचपी यूजफुल नहीं है। जैसे पीएचपी के बहुत सारे कोड में आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है। आपको सपोज कोई एडिशन का प्रोग्राम करना है जहाँ पे आपको दो वैल्यू स्टोर करवानी है, तो वहां पे आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं हूँ वेरिएबल। तो आज आपको मैं अपना इम्पोर्टेंस बताने जाऊंगी कि पीएचपी में मेरा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो कोई भी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मतलब मुझे अपने कोड में अगर आप डिक्लेयर करते हैं, तो आप मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यूज करेंगे, दैट इज डॉलर। मैं बिना डॉलर के काम नहीं करती। मैं बिना डॉलर के बिना काम नहीं करता। अगर आप मुझे डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले आप वहां पे डॉलर लगाएंगे। जैसे अब आपने डॉलर तो लगा दिया, अब डॉलर के बाद आप जो भी मेरा नाम देना चाहेंगे वो देंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने मेरा नाम कुछ भी दे दिया। आप मेरा नाम कुछ भी दोगे तो मुझे बुरा लग जाएगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगी और वहां पे मैं एरर पास कर दूंगी। इसलिए मेरे कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि मेरा पहला रूल है कि मेरा नाम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। मेरा दूसरा रूल है कि आप मेरा नाम किसी लेटर से, अंडरस्कोर कैरेक्टर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज कि मैं थोड़ा सा केस सेंसिटिव हूँ। थोड़ा सा नहीं, मैं पूरा ही केस सेंसिटिव हूँ। अगर आप डॉलर के साथ अगर आपने मेरा नाम डिक्लेयर किया, सपोज स्मॉल लेटर में आपने एज लिखा, दूसरा आपने एक कैपिटल लेटर में एज लिखा, ये दोनों वेरिएबल मेरे लिए डिफरेंट है, दोनों वेरिएबल मेरे लिए अलग है। तो यहाँ पे मैं केस सेंसिटिव हूँ। तो ये तो हुई वेरिएबल्स को लेके बात। अब पीएचपी में कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगी। तो पहला सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है डॉलर ग्लोबल। अब डॉलर ग्लोबल क्या होता है? जो डॉलर ग्लोबल वेरिएबल है, आप उसको पूरे पीएचपी के कोड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, डॉलर सर्वर, ये एरे में हेडर, पाथ्स और स्क्रिप्ट लोकेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। थर्ड है डॉलर फाइल। डॉलर फाइल जो होता है, ये HTTP पोस्ट मेथड से फाइल अपलोडिंग के लिए यूज किया जाता है और इसकी इंफॉर्मेशंस को भी स्टोर करता है। जैसे फाइल का नेम क्या है, फाइल का साइज क्या है, फाइल का टाइप क्या है। फोर्थ, डॉलर गेट। डॉलर गेट मेथड जो होती है, इससे HTML फॉर्म का डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि अगर यूजर फील्ड पर कोई डेटा देता है तो वो कलेक्ट किया जाता है और वो डेटा ब्राउजर के एड्रेस पर आ जाता है। अब डॉलर पोस्ट मेथड। गेट मेथड से पोस्ट मेथड जो है वो गेट मेथड से सिक्योर्ड होती है। पोस्ट मेथड से सेंड किया गया डेटा यूआरएल पर दिखाई नहीं देता है, सो इसके कारण पेज को बुकमार्क भी नहीं किया जा सकता। डॉलर कुकी, ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसका साइज 4 KB है। और अगर हमें जैसे चेक करना है कुकी सेट है या नहीं, तो हम इस सेट का फंक्शन यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स है सेट कुकी इन ब्रैकेट, उसका नेम, उसकी वैल्यू, उसकी एक्सपायरी, पाथ, पाथ वो है जो ऑप्शनल है, डोमेन सिक्योरिटी। डॉलर सेशन, ये टेम्पररी लोकेशन फाइल को स्टोर करता है। तो ये थे हमारे सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। अब मैं आपको, मेरा दूसरा कैरेक्टर है डेटा टाइप्स।
तो अभी जब मैंने आपको बताया वेरिएबल्स इन पीएचपी, तो अगर जब आप मुझे अपने कोड में डिक्लेयर करते हैं तो आप कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो जो वैल्यू आपने स्टोर कराई है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, तो ये देखने के लिए हम पीएचपी में पढ़ते हैं डेटा टाइप्स। अब पीएचपी में डेटा टाइप्स कई तरह के होते हैं। पीएचपी में डेटा टाइप्स होते हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, रिसोर्स। अब यहाँ पे होता है, सबसे पहले आता है स्ट्रिंग। अब जैसे आपने मुझे अपने कोड में डिक्लेयर किया, सपोज आपने दिया x, आपने उसमें वैल्यू स्टोर कराई सोनम, तो यहाँ पे जब आप इसको सिंपल सोनम लिख देंगे तो मैं इसको नहीं समझूंगी और मैं यहाँ पे एरर पास कर दूंगी। इसका रूल है कि अगर आप कोई भी स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, कोई भी अगर आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कराते हैं तो वहां पे आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा देना मैंडेटरी होता है। आपकी चॉइस है सिंगल में देना है या डबल में। दूसरा आता है इंटीजर। अब जो इंटीजर है वो होल नंबर्स को होल्ड करता है। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर सपोज आपने मुझे डिक्लेयर किया x और आपने वैल्यू दी 5985, तो मैं इसको कंसिडर करूंगी कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अगर आपने यहाँ पे 59.85 दिया, मींस डेसिमल पॉइंट नंबर दिए, तो मैं इसको समझूंगी कि ये फ्लोट टाइप है। उसके बाद आता है बुलियन। अब बुलियन रिप्रेजेंट टू पॉसिबल स्टेट, फर्स्ट ट्रू और फॉल्स। सपोज आपने मुझे डिक्लेयर किया $x और इसमें वैल्यू स्टोर कराई ट्रू, तो मैं वहां पे ट्रू दूंगी। अगर आपने फॉल्स दिया तो मैं वहां पे फॉल्स दूंगी। नेक्स्ट, एरे। एरे जो है, मतलब एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। एरे क्या करता है कि एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। जैसे मैं एक वेरिएबल हूं, आपने मेरा कोई भी एक नेम दिया और आप मुझ में उसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। सपोज आपने मेरा नाम डिक्लेयर किया $car, फिर वहां पर आपने लिखा इक्वल्स टू एरे, देन इन ब्रैकेट्स आप वहां पे मेरे कई सारे कार के मॉडल्स बता सकते हो, वोल्वो, BMW, टोयोटा, तो मैं समझूंगी कि हाँ ये एक एरे डेटा टाइप है। अब आता है ऑब्जेक्ट। Classes and object are the two main aspects of object oriented programming. क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने एक क्लास बनाई कलर नाम की। अब कलर की डिफरेंट कैटेगरी होती हैं, जैसे कलर की डिफरेंट कैटेगरी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, तो ये जो सारी कलर की कैटेगरी हुई, दैट आर द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास, मींस ये जो है ये उस क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, नल। नल जो है वो एक स्पेशल डेटा टाइप है जो कि सिर्फ एक ही जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, दैट इज नल। A variable of data type null is a variable that has no value assigned to it. Or suppose if a variable is created without a value, it is automatically assigned a value of null. Next, resource. Resource एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसके जरिए हम एक्सटर्नल रिसोर्स के रेफरेंस को होल्ड कर सकते हैं। तुम मेरे बिना बहुत ज़्यादा अधूरे हो। तो तुम्हें कंप्लीट करने के लिए तुम्हें मेरा यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा यूज़ करना पड़ेगा, तो आप लोग गेस कर सकते हैं मैं क्या हूँ। मैं हूँ एक्सप्रेशन, ऑपरेटर और कांस्टेंट। पीएचपी के जो ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं और कांस्टेंट होता है, उनका एनैक्टमेंट मैं कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं पीएचपी ऑपरेटर हूँ जो कि हम यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस को हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू पर। तो मेरे कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप मेरा है अरिथमेटिक, नेक्स्ट है असाइनमेंट, नेक्स्ट है कंपैरिजन,
उसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल, स्ट्रिंग और एरे और कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो मेरा टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर का, ये क्या काम करता है। ये न्यूमेरिक वैल्यूज को के ऊपर कैलकुलेशन या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इसलिए यूज किया जाता है, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हम वेरिएबल्स के ऊपर लिखने के लिए इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे कि इक्वल टू हुआ, और एडिशन प्लस प्लस इक्वल टू हुआ। ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर, मेरा टाइप। इसको हम इसलिए यूज करते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है इक्वल्स टू जिसको हम इक्वल बोलते हैं, और एक्सक्लेमेटरी इक्वल्स टू जिसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट मेरा टाइप है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम इसलिए यूज करते हैं वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को +1 करने के लिए, और डिक्रीमेंट को हम इसलिए यूज करते हैं वेरिएबल की वैल्यू को -1 करने के लिए। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, और दूसरा होता है प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। नेक्स्ट है मेरा टाइप लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इसको कंबाइन कर सके कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। जैसे मेरा एग्जांपल है एंड और एंड में क्या होता है कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए, और में कोई भी एक ट्रू हो सकती है। नेक्स्ट मेरा टाइप है स्ट्रिंग ऑपरेटर। ये मैं स्पेसिफिकली स्ट्रिंग्स के लिए यूज करता हूँ, और मेरा एग्जांपल है यहाँ पर कॉनकैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। नेक्स्ट मेरा टाइप है एरे ऑपरेटर। एरे ऑपरेटर को मैं इसलिए यूज करता हूँ ताकि मैं दो एरेज को कंपेयर कर सकूं। तो दो एरे को कंपेयर करने के लिए मैं एरे ऑपरेटर यूज करता हूँ, और मेरा एग्जाम्पल है यूनियन। यूनियन में मैं क्या करता हूँ, दो एरे का यूनियन कर देता हूँ और प्लस का साइन या ऑपरेटर यूज करता हूँ। नेक्स्ट मेरा टाइप है कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज इसलिए करता हूँ ताकि जो भी कंडीशन हो उसको यूज करते हुए मैं वैल्यू दे दूं। तो मेरा एग्जाम्पल है टर्नरी, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप सबको ऑपरेटर और मेरे बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरा नेक्स्ट एनैक्टमेंट है कांस्टेंट को लेकर। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम, अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल लूं, जैसे हम ऑरेंज को ऑरेंज ही बोलते हैं, हम उसको एप्पल तो नहीं बोलेंगे ना, तो उसका नाम चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। तो वो क्या है, उसका एक फिक्स्ड नेम है जिससे हम ऑरेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऐसे ही एप्पल के साथ भी है। तो ऐसे पीएचपी में मेरा क्या काम होता है एज बीइंग अ कांस्टेंट, कि मैं आइडेंटिफायर की तरह एक्ट करता हूँ किसी भी वैल्यू के लिए, और मेरी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो मैं हूँ वो लगभग वेरिएबल्स की तरह ही हूँ, बट मेरे को अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो या अनडिफाइन नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप मुझे एक वैलिड तरीके से बनाओ या मैं वैलिड रहूं आपके प्रोग्राम में, तो आपको हमेशा मेरा नाम स्टार्ट करना पड़ेगा किसी भी लेटर से या अंडरस्कोर से। और जैसे हम वेरिएबल में डॉलर का साइन यूज करते हैं नाम के पहले, वेरिएबल नेम के पहले, वैसे आप कांस्टेंट नेम के पहले डॉलर का साइन यूज नहीं करेंगे। मुझे क्रिएट करने के लिए आप ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, डिफाइन, फिर मेरा नाम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद मेरी वैल्यू, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं।
आई होप आप सबको कॉन्स्टेंट्स क्लियर हैं पीएचपी में, और मेरे बारे में सब पता चल गया है कि आप मुझे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा रोल एनेक्टमेंट है एक्सप्रेशंस को लेकर। एक्सप्रेशंस का मतलब अगर हम इन जनरल में समझें तो एक्सप्रेशंस का मतलब ये होता है कि हम जो भी लिख रहे हैं, है ना, जिस तरीके से लिख रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू है, तो ये एक बहुत बेसिक फॉर्म है पीएचपी का। जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है या एक्सप्रेशन होती है पीएचपी में, वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि एक पर्टिकुलर सर्च पैटर्न फॉर्म करता है। अगर आप उसमें डेटा में कभी भी कोई टेक्स्ट सर्च करते हैं तो आप इस सर्च पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन बनाया, एक वेरिएबल बनाया $EXP, अब उसमें वैल्यू दी है मैंने डबल कोट्स के अंदर /K3 कोमल। तो अगर मैंने ये स्ट्रिंग वैल्यू दी है उसमें, तो K3 कोमल फिर /I, मैंने ये वैल्यू दी है और फिर टर्मिनेटर लगा के उसको क्लोज कर दिया है। तो इसमें जो मेरा / है वो एक डेलीमीटर है, और जो मेरा K3 कोमल है वो एक पैटर्न है स्ट्रिंग का जो कि हम सर्च करेंगे। और जो आई है वो क्या है, मॉडिफायर, जो हमारा सर्च केस है उसको वो इनसेंसिटिव करता है। डेलीमीटर जरूरी नहीं है कि, है ना, हमेशा / ही रहे। वो नंबर, लेटर, बैकस्लैश और स्पेस भी हो सकता है। मेरे कुछ फंक्शंस हैं पीएचपी में, preg match all, preg replace। सबसे पहले मैं आपको अपने पहले फंक्शन के बारे में बताता हूँ, preg match का ये रहता है कि अगर जो हमने पैटर्न डाला है सर्च में, सर्च डेटा में, वो मिल जाता है तो हमें 1 रिटर्न हो जाता है, नहीं तो 0 आ जाता है। preg match all में ये रहता है कि अगर हमने सर्च में जो भी पैटर्न डाला है वो हमें जितनी बार मिल रहा है उतनी बार वो उतना नंबर रिटर्न कर, मतलब उतना नंबर वो रिटर्न दे देगा। जैसे एक बार मिला तो एक, 2 बार मिला तो 2, एक बार भी नहीं मिला तो 0। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है मेरा preg replace। इसको ये क्या करता है, न्यू स्ट्रिंग को लिख देता है वहां पर जहां पे उसकी पैटर्न मैच हो जाता है जिस स्ट्रिंग से, वहां पे रिप्लेस करके नई स्ट्रिंग को लिख देता है। आई होप आप सबको मेरे फंक्शंस और मेरे बारे में समझ में आ गया है। अब मेरी दोस्त आपको आगे और बताएगी पीएचपी के बारे एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको आपके प्रोजेक्ट को एक न्यू शेप देना है प्लस उसको एफिशिएंट बनाना है, तो ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक ना एक बार आएगा ही? So these statements are conditional and looping statements. So I am playing the role of looping and conditional statement. As you all know that conditional statements are used in every programming language. So what is conditional statement? Conditional statement आपको ये लगा होगा क्या होते हैं? तो conditional statements वो statements होते हैं जो किसी different actions के different scenario के according different actions perform करने के लिए use होते हैं। मतलब कि हमने एक condition रखी, उसके according अगर वो condition true होती है तो कोई भी कोड एग्जीक्यूट होगा या वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। सो पीएचपी में मेरा यूज बहुत ही यूजफुल होता है। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस आती हैं जिसके टाइप्स हैं इफ एल्स, एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। स्टार्ट करते हैं इफ से और आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाएंगे। इफ मतलब कि इफ कोई कंडीशन, हमने इफ के साथ एक कंडीशन पैरामीटर पास करते हैं जो हम कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा।
एग्जाम्पल देते हैं कि इफ टुडे संडे देन टुडे इज लॉकडाउन। अगर आज संडे है, हमने बोला कि टुडे इज इक्वल्स टू संडे। अगर हमने डाली कंडीशन कि टुडे संडे है तो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा मींस टुडे इज लॉकडाउन। नेक्स्ट है इफ एल्स। इफ एल्स मतलब कि वहां पे इफ का भी यूज हो रहा है, मतलब कि हम कंडीशन दे रहे हैं, बट अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम एल्स की कंडीशन पे जाएंगे। मतलब कि एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। इफ स्टूडेंट गॉट अबव 30, अगर स्टूडेंट को अबव 33 मार्क्स मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, पास होता है। एल्स, एल्स की कंडीशन आएगी, उसमें कोई कंडीशन हम नहीं देंगे, एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देंगे। अगर वो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आके आप क्या करोगे, जो भी एल्स वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट करोगे। नेक्स्ट वन इज एल्स इफ। एल्स इफ एक बहुत अच्छा ही कंडीशन स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको एक कंडीशन नहीं एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है, मतलब कि इफ एक कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो नेक्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसके लिए हम एल्स इफ का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देके समझाती हूँ तो आपको और ही अच्छे से समझ में आएगा कि इफ टुडे इज इक्वल्स टू संडे, अगर आज संडे है तो हॉलीडे है। इफ टुडे इज इक्वल्स टू संडे तो अंदर जाके वो बोलेगा टुडे इज हॉलीडे। अब हम एल्स इफ लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि एल्स इफ क्या है, इफ की एक अदर कंडीशन है, अगर उसको हम इफ ही लिख दें तो सेम होगा, पर हम उसके अंदर जाएंगे और एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करेगा कि भाई अगर टुडे इज इक्वल्स टू सैटरडे है तो हाफ वर्किंग डे। मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है आपको कि आप इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ही आप उधर जाओगे, मतलब कि आप अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स इफ पे जाओगे, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप बाहर चले जाओगे लूप से, आप एल्स इफ वाली कंडीशन पे जाओगे ही नहीं, जैसे कि हमने इफ और एल्स में करा था। और अगर एल्स पे जाके वो टुडे इज वर्किंग डे, मतलब कि अगर आज संडे है तो हॉलीडे है, एल्स इफ आज सैटरडे है तो हाफ वर्किंग डे है, एल्स टुडे इज वर्किंग डे, अगर कुछ नहीं है तो टुडे इज वर्किंग डे। अब नेक्स्ट बनता है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट एल्स इफ के जैसा ही वर्क करता है, बट यहाँ पे हम मोर देन वन और डिफरेंट कंडीशंस रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स उसके साथ पास भी कर सकते हैं और डिफरेंट हमारे कोड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि जैसे अगर हमने बोला कि टुडे, अगर हमें पूरे मंथ का देना है तो हम स्विच का यूज करेंगे, इफ और एल्स इफ का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टुडे, अगर टुडे इज इक्वल्स टू संडे तो कोई कंडीशन, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एल्स की जगह हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट केस लगाते हैं, स्विच में हम केस लगाते हैं, तो केस 1 देन केस 2 देन केस 3 इसके अकॉर्डिंग चलेगा। सो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेरा रोल है लूप्स का। तो लूप को हम इटरेशन भी बोलते हैं। लूप, आप मेरी लूपिंग फैसिलिटी का यूज अगर आपको एक कोड को रिपीटेशन में एग्जीक्यूट करना है और अगर जब तक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक आपको मेरे कोड को एग्जीक्यूट करना है, तब आप लूप का यूज करते हो। मैं लूपिंग फैसिलिटी में डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी और डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं वो भी समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ लूप। तो मेरे 4 टाइप्स के लूप होते हैं। वैसे तो आप लोग ने जावा, सी इनमें 3 टाइप के पढ़े होंगे, पर मेरे पास 4 टाइप के लूप्स की फैसिलिटी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर लूप, नेक्स्ट वन इज व्हाइल, अदर डू व्हाइल एंड लास्ट वन इज फॉर ईच लूप। स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। वो तो आप लोगों को पता ही था कि फॉर लूप में क्या होता है, हम पैरामीटर में 3 पैरामीटर पास करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इनिशियलाइजेशन से। यहाँ पे हम अपनी वैल्यू को, हम जो भी एक वेरिएबल डालते हैं हम उसको इनिशियलाइज करते हैं किसी भी नंबर से, कि वहां से स्टार्ट होके एंड तक जाएगा। इनिशियलाइज के बाद हम उसकी कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक मीन्स कि हम बताते हैं कि कहाँ जाके वो टर्मिनेट होगा, क्योंकि लूप में हमेशा टर्मिनेशन तो बताना ही पड़ेगा आपको कि मैं कहाँ पे जाके टर्मिनेट होऊंगा। तो उसके लिए आपको
उसकी कंडीशन देनी पड़ेगी कि उसके बाद लास्ट का पैरामीटर होता है आपको इंक्रीमेंट का, कि मैं बढ़ूंगा भी तो एक कोड एग्जीक्यूट होने के बाद मैं दूसरे पे बढ़ूंगा, तो उसके लिए आपको इंक्रीमेंट देना पड़ता है। तो मेरे फॉर लूप में आपको 3 पैरामीटर पास कराने पड़ते हैं, पहला इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन चेक एंड लास्ट वन इज इंक्रीमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आपने दिया कि आई की वैल्यू आपने 1 रखी, ठीक है, आपको टेबल अगर वो टेबल प्रिंट करानी है तो आप आई की वैल्यू 2 दोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप की कंडीशन चेक करोगे कि हमें 10 तक प्रिंट करानी है, आपको 1000 तक तो प्रिंट करानी नहीं है, 10 तक प्रिंट करानी है, तो आप बोलोगे कि 10 के इक्वल होना चाहिए, लेस देन, और 10 के इक्वल होना चाहिए, देन आप बोलोगे इंक्रीमेंट होना चाहिए, और नीचे आप आके उसको क्या कराओगे कि जो 2 इंटू 2 कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है, या फिर ऐड करना है 2 से। तो इसके थ्रू क्या होगा, आपको टेबल प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट वन है मेरा वाइल फैसिलिटी, वाइल लूप। तो वाइल लूप में आप क्या करते हो, ये वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप होता है, फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप होता है, पर डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। वाइल लूप में क्या होता है, हम कंडीशन देते हैं और वो इंक्रीमेंट होके हम कंडीशन देते हैं, फिर हम जो हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहीं पे हम इंक्रीमेंट देते हैं, और वो उसी के बाद हम उसको कंडीशन चेक कराते हैं। मतलब कि हम कंडीशन चेक सबसे ऊपर वाइल लिख के हम कंडीशन चेक कराएंगे, और जब वो एग्जीक्यूट होगा वहां पे हम इंक्रीमेंट स्टार्टिंग में दे देंगे। तो हम ऐसे वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम वाइल लूप को इनिशियलाइज, तो हम जैसे सभी को बाहर ही, जैसे कि वेरिएबल का यूज करके हम उसको इनिशियलाइज बाहर ही कर देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप में हम एक पैरामीटर, सिर्फ सिंगल पैरामीटर पास करते हैं, उसकी कंडीशन कि भाई वो कहाँ तक चलेगा, मतलब कि एग्जाम्पल 10 तक चलेगा, तो आई लेस देन या इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद हम जहाँ पे अपना कोड एग्जीक्यूट करना, मतलब हम रेक्सेस के अंदर आते हैं, तो वहां पे हम उसको इंक्रीमेंट दे देंगे कि आई में इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कोड को, जो भी कोड होगा, हम उसको एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन होता है हमारा डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइज, सेम इनिशियलाइजेशन वाइल लूप के जैसा होता है, मतलब कि सबसे ऊपर ही हो जाता है। फिर हम लिखते हैं डू, डू के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, और लास्ट में हम जहां कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद लास्ट में हम वाइल लिख के हमारा इंक्रीमेंट कराते हैं और उसका कंडीशन चेक कराते हैं। मतलब कि जब भी कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा तो इनिशियलाइजेशन होने के साथ पहली बार हमारा कोड यूं ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब बिना कोई कंडीशन चेक करे। मतलब कि अगर आप कोई भी कोड रन कराते हो डू वाइल का यूज करके, तो एक बार तो कंडीशन बिना चेक करे वो एग्जीक्यूट होगा कोड, उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करता जाएगा और फिर एग्जीक्यूट होगा। अब मैंने आपको बताया था कि मैं एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ फॉर ईच लूप की। तो ये फॉर ईच लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप वर्क करता है एरे में। इसका यूज हम करते हैं वैल्यूज, जो एरे की वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कराने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, हम अपने एरे वैल्यूज को एक किसी भी वेरिएबल में जाके स्टोर करा देते हैं, और उस वेरिएबल को फॉर ईच की हेल्प से हम यहाँ पे कॉल करते हैं और उन्हीं वैल्यूज को हम प्रिंट कराते जाते हैं। तो ये एरे की वैल्यूज या एरे की कीज को क्या कराता है, प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, कि आप पीएचपी, जो पीएचपी है उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, मतलब कि उसके कोड को कैसे आप कहाँ पे लिखोगे, कहाँ से एग्जीक्यूट करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम पीएचपी। भाई पीएचपी का कोड लिखते तो बनने लगा, कॉपी में लिख सकते हो, सभी लिख सकते हो। अब इसको हम रन कैसे कराएं, तो हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे, वहां पे हम अपना कोड डालेंगे, जो भी कोड हमको एग्जीक्यूट कराना है वो कोड आप कहाँ पे डालोगे, नोटपैड में डालोगे। और भी बहुत सारे आईडी होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं, एग्जाम्पल नोटपैड प्लस प्लस, पर अभी हम लोग नोटपैड का एग्जाम्पल लेके ही पढ़े होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नोटपैड में आप अपना क्या लिखोगे, कोड लिखोगे और उसको सेव करोगे। सेव कैसे करोगे, .php एक्सटेंशन से कुछ भी नेम दे दोगे आप अपनी फाइल का,
पर उसको कहाँ सेव करोगे, .php एक्सटेंशन से सेव करोगे। प्लस कहाँ सेव करोगे, तो वो आपको आपके सर्वर के अकॉर्डिंग सेव करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने वैम सर्वर लिया तो आप www के अंदर सेव करोगे। www कहाँ मिलेगा, तो वो आपने जिस भी ड्राइव में सेव करा होगा, अपना वैम सर्वर इंस्टॉल करा होगा जिस भी ड्राइव के, उसके अंदर आपको वैम्प मिलेगा। वैम्प के अंदर आपको www का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा और उस फोल्डर के अंदर आपको .php एक्सटेंशन से अपना कोड सेव करना होगा। फिर हमने कोड सेव कर दिया हमारा। अब आप बोलोगे कि हम इसको रन कैसे कराएं, मतलब कि हम इसका आउटपुट कैसे देखें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वैम सर्वर को स्टार्ट करना होगा। मतलब कि आप अपना जो भी आपने जहाँ पे भी वैम सर्वर इंस्टॉल करा था, अगर वो आपके डेस्कटॉप में सामने ही दिखता है तो आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा और उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको स्टार्ट होने की परमिशन मांगेगा, आप उसको परमिशन दोगे और वैम सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप जैम पे वर्क करते हो तो जैम सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारा वैम सर्वर या जैम सर्वर स्टार्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे। कोई भी ब्राउजर हो सकता है, क्रोम हो सकता है, कोई भी मोज़िला फायरफॉक्स, कोई भी हो सकता है। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सर्वर है वो किस चीज को सपोर्ट करता है, किस ब्राउजर को सपोर्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो वाला ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। उस ब्राउजर में आप http लोकल होस्ट डालोगे और डबल स्लैश में अगर आप इंडेक्स डालोगे तो वो इंडेक्स के थ्रू आपका जितने भी आपने कोड अब तक उसमें बनाए हैं वो आ जाएंगे। अगर नहीं, आपको डायरेक्ट अपना कोड का ही आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करोगे, http लोकल होस्ट और उसमें आप अपना जो भी फोल्डर का नेम होगा वो डालोगे, फिर स्लैश डाल के आप अपना जो भी कोड का नेम होगा वो डालोगे, एक्सटेंशन डालोगे .php। मैंने वर्क करा है तो मुझे ये पता है कि .php नहीं डालते तो भी शायद वर्क हो जाता है। तो आपको मेरा लूपिंग, कंडीशन चेक और कैसे आपको PHP एग्जीक्यूट करना है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। PHP, तुमने अपने बारे में और अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि जिन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया, सो PHP तुम मेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो। तुम जितने पॉपुलर हो वो भी मेरे कारण हो। अगर मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो तुम्हारी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो तुम्हारी कमियां में बदल जाएंगी, जिसके कारण यूजर्स तुम्हें पसंद भी नहीं करेंगे। सो आप सभी तो मुझे जान गए होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ MySQL। अगर आप मेरा यूज़ करना चाहते हैं तो मैं गूगल पर बड़ी आसानी से मिल जाऊंगा, जो कि अगर आप मुझे यूज़ करते हैं, मैं फ्रीली अवेलेबल यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ओपन सोर्स गूगल पर उपलब्ध हूँ। आप मुझे बिल्कुल ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझे सिंगल यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको MySQL के नाम से गूगल पर आसानी से मिल जाऊंगा और आप मुझे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट पर क्वेरी फॉर्म में अपने डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक RDMS प्रोवाइड करता हूँ। RDMS दैट मीन्स कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो मैं डेटाबेस के बीच में रिट्रीव प्रोवाइड करता हूँ एंड डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एंड स्टोर करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ और डेटाबेस के बीच में रिलेशन भी बताता हूँ। सो अगर आप मुझे PHP के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको PHP टूल्स जो कि XAMPP और PAMP होते हैं उनमें, जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं लोकल होस्ट पर, वहाँ पर मैं PHP माई एडमिन के नाम से उपलब्ध हूँ। तो आप मुझे PHP माई एडमिन में जाकर वहाँ से आसानी से मुझे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी 2 फीचर्स के साथ मौजूद हूँ, क्योंकि आप जब MySQL को अलग से यूज़ करते हैं तो वो कमांड प्रॉम्प्ट पर क्वेरी फॉर्म में रन होता है।
अगर हमको डेटाबेस या टेबल कुछ भी क्रिएट करना है तो आपको उसके लिए क्वेरी लिखना पड़ता है। लेकिन आप मुझे पीएचपी के साथ यूज़ करते हो तो पीएचपी माय एडमिन में मैं 2 फीचर्स प्रोवाइड करता हूँ। फर्स्ट, कि अगर आप क्वेरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप क्वेरी फॉर्म में भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं एंड टेबल को भी क्वेरी फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप क्वेरी फॉर्म में नहीं करना चाहते तो उसमें एक और फीचर्स होता है कि उसमें डेटाबेस के लिए अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो बस आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ता है और एक डेटाबेस नाम की एक बटन होती है, उस पर क्लिक कर दिया जाता है तो डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है किसी भी डेटाबेस के अंदर तो उसमें भी यही किया जाता है कि आपको टेबल नेम लिखना पड़ता है और टेबल बटन रहती है, उस पर क्लिक कर देते हैं तो अपनी टेबल क्रिएट हो जाती है। सो मुझे पीएचपी के साथ कनेक्ट करने के लिए 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट इज कि माई एसक्यूएल जो कि मैं खुद हूँ, आई फॉर इम्प्रूव्ड वर्जन जो कि मेरा इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो इसके थ्रू आप मुझे पीएचपी से कनेक्ट कर सकते हैं। ये पीएचपी 5 एंड उसके नेक्स्ट वर्जन को सपोर्ट करता है। जो मेरा माई एसक्यूएल वर्जन होता है वो पीएचपी 5 एंड उसके नेक्स्ट वर्जन को सपोर्ट करता है। अगर हमको पीएचपी से माई के थ्रू कनेक्ट करना है तो इसमें एक फंक्शन होता है माई कनेक्ट, जिसमें आपको अपना होस्ट नेम, जो भी आपका यूज़र नेम है, जो भी आपका पासवर्ड है एंड जिस डेटाबेस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा वे होता है कि आप पीडीओ, जिसको हम बोलते हैं पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट, के थ्रू भी आप मुझे पीएचपी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक फंक्शन होता है न्यू पीडीओ, जिसमें हम माइस्क्ल होस्ट इक्वल्स टू होस्ट नेम, डीवी इक्वल्स जो भी आपका डेटाबेस नेम है, जो भी आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये डालकर आप मुझे इस तरीके से भी पीएचपी से कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपका कनेक्शन हो जाता है तो आपको कनेक्शन क्लोज करने की भी ज़रूरत पड़ती, तो उसके लिए कभी ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाता है कनेक्शन। अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए MySQLi_close और जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसमें लिख के ब्रैकेट में फिर आप सेमीकोलन लगा दीजिए, जिससे क्या होता है कि आपने पीएचपी से मेरा कनेक्शन किया है तो वो क्लोज हो जाता है। तो आई होप कि आपको मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी एंड थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.